नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा, जिसका पॉपुलर नेम एलटी ग्रेड परीक्षा है, जिसके अंतर्गत 30 प्रश्न जीएस के एलटी ग्रेड में उस पर इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इस लेक्चर में हम देखेंगे 30 प्रश्न जो होंगे जीएस के जनरल स्टडीज के एलटी ग्रेड में, उसको देखेंगे। इसके अलावा 40 प्रश्न जो होंगे जीएससी लेक्चरर में, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो जनरल स्टडीज के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये टेस्ट सीरीज है, यानी प्रैक्टिस सेट है। और इस पर 30 प्रश्न एलटी ग्रेड हेतु देखते हैं, जो कि समान रूप से जीएससी लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर में उपयोगी होगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल है। चलिए इसको देखते हैं। तो इस तरह के कई लेक्चर जो प्रैक्टिस सेट है जीएस का, जनरल स्टडीज का या जनरल नॉलेज का, वो इस चैनल पर बनाकर महत्वपूर्ण रूप से अपलोड कर दिए गए हैं। और आप इस चैनल पर जाकर के, यानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सारे लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें पार्ट 1 देखते हैं, जो 30 प्रश्न जो आपके जीएस के हैं, जनरल स्टडीज़ के हैं या जीके के हैं, उसको इसमें देखते हैं। तो पहला देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें देखा जाए कौन सा नहीं, इससे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। धौलावीरा और लोथल ये गुजरात में है, और यानी इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं तो शेष आपको बचते हैं, क्योंकि सब में दो विकल्प है। तो सी और डी, आलमगीर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, यह सबसे पूर्वी सीमा बनाता है इस सभ्यता का। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर सी डी, यानी उल्लास और आलमगीरपुर जो है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है, यानी ये सारे प्रश्न जो हैं, जो आपका समसामयिक घटना चक्र है, पूर्व की परीक्षाओं पूछे गए प्रश्नों का पीवाईक्यू बेस्ड पर यह प्रैक्टिस सेट बनाया है। यानी विभिन्न परीक्षाओं का मतलब यह है, जो पीसीएस परीक्षा, एपीयू, पीसीएसजे और आरओ और अन्य जो पूर्व की परीक्षाओं, उसको लेकर ये प्रैक्टिस सेट बनाया। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडक्ट वही संस्था यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट करा जाए इस परीक्षा को, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका प्रैक्टिस सेट। देखें, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो लोथल से प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हमने एक्सप्लेनेशन पूर्व के लेक्चर में कर लिया, इसलिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। यहीं से देखें, हड़प्पी स्थल से जो हाथी दांत के पैमाना प्राप्त हुए हैं। इसे लघु हड़प्पा सभ्यता, यानी लोथल जो एक बंदरगाह शहर गुजरात में है, इसे लघु हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था। तो जौ, जिसको यव कहते हैं, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था मानव द्वारा। इसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों से किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य सेन जी को मास्टरदा के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो बंगाल के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में शामिल है। भारतीय क्रांतिकारियों में मास्टरदा के नाम से, जो कि यह टीचर थे, मास्टरदा के नाम जानते हैं सूर्य सेन जी को। चटगांव जो है शस्त्रागार लूट, इन्हीं से संबंधित है। इसके बाद देखें, और इनमें अन्य लोगों को देखें तो बाल गंगाधर तिलक जी देखें गर्म दल के महत्वपूर्ण नेता हैं, और दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले देखें तो यह महात्मा गांधी जी के, यानी जो राष्ट्रपिता हैं, पूज्य बापू जी हैं, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल जो गुरु हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगले प्रश्न देखें, तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन देखें तो यह आपका वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। यहाँ सुंदरबन है, यहाँ सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है। और सबसे बड़ी देखें राज्यों में, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यों में सबसे बड़ी तटीय रेखा देखें, तट, यानी भारत के देखें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत देखें तो कुल मिलाकर 9 राज्य जो है भारतीय तट, यानी भारतीय तट रेखा पर स्थित हैं, जिसमें गुजरात की सर्वाधिक तट रेखा है। ये राज्यों की बात कर रहे हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर लें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक तट रेखा शामिल हो जाएगी। तो वेस्ट बंगाल जो है सर्वाधिक मैंग्रोव वन के रूप में है। अगला देखें, पारिस्थितिकी की दृष्टि से समुद्री परितंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जैविक समुदाय कौन सा है। तो इसमें प्रवाल है। प्रवाल जो है पारिस्थितिकी की दृष्टि समुद्री परितंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जैविक समुदाय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखें, जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, रेड यानी ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व का सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पार्ट में है, यह पश्चिमी उत्तरी पार्ट में। सातवां देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण के बाह्य स्थान है, या X2 विधि है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। X2 देखें तो X2 का जो है, तो इसमें सही आंसर जो वनस्पति उद्यान आते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। X2 और NC2 अक्सर पूछता है। तो X2 का मतलब ये हुआ, X2 का मूल रूप देखें, जो X2 है इसका मतलब ये हुआ ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब बाहर की तरफ ऑफ साइट कंजर्वेशन है। इसका उद्देश्य होता है प्रजातियों के आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना है। किसी प्रजाति को उसको प्राकृतिक संरक्षण से बाहर संरक्षित करना है, कोई
जो प्रजाति है उसको उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना X2 कहलाता है। यानी इसमें जो लुप्तप्राय जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें जो यानी चिड़ियाघर होता है वो भी X2 का एग्जाम्पल है। और वनस्पति उद्यान हमने देख लिया, वनस्पति उद्यान भी जो है XC2 का एग्जाम्पल है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो NC2 हो जाएगा। वनस्पति उद्यान दोनों में है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वो NC2 है और जो वनस्पति उद्यान है यह XC2 है। इसके अलावा देखें जीन बैंक भी है, एक्वेरियम भी पूछेगा तो वह XC2 के एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन DNA बैंक इत्यादि जो है ये XC2 होता है। साथ में NC2 को भी देख लें। ये सभी जीवित प्रजातियों विशेष रूप से जंगली लुप्तप्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास और पर्यावरण में संरक्षित करने की विधियां जो होता है वो NC2 होता है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, NC2 है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ दिया है, यह भी NC2 है। वन्यजीव अभ्यारण्य इत्यादि देखें तो यह आपका जो आएगा NC2 के अंतर्गत आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 8 नंबर, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? भारत के अंतर्गत पूछ रहा है कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। तो इसमें पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय शामिल है। सुंडालैंड है जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। पश्चिमी घाट भी शामिल है। पश्चिमी हिमालय पार्ट इसमें नहीं है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो यह जैविक विविधता हॉटस्पॉट में कौन शामिल है? पश्चिमी हिमालय शामिल नहीं है। यानी सुंडालैंड को हमने देखा, सुंडालैंड जो निकोबार द्वीप में शामिल है। यहाँ रप्लेसिया सबसे बड़ा जो फूल होता है, रप्लेसिया की प्रजाति यहाँ पाई जाती है विशेष रूप से निकोबार द्वीप में। यहीं पर सुंडालैंड है जो कि जैविक विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है, जबकि पश्चिमी हिमालय शामिल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो पंपास जो घास का मैदान है वो अर्जेंटीना में जो घास का मैदान होता है उसको पंपास कहते हैं। जबकि प्रेयरीज जो है, प्रेयरीज, स्टेपी, वेल्डिंग, पंपास, डाउन, ये जो पंपास है ये जो सर्दी यानी शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत पंपास पाया जाता है। उसी प्रकार से प्रेयरीज, स्टेपी, वेल्ट और डाउन्स भी जो है वह शीतोष्ण घास मैदान के एग्जाम्पल के अंतर्गत है। प्रेयरीज देखें जो शीतोष्ण घास का मैदान है यह आपका अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। स्टेपी देखें तो यह आपका एशिया, यूक्रेन, रसिया, चाइना में पाया जाता है। वेल्ड जो घास का मैदान है यह साउथ अफ्रीका में, पंपास में देख लिया अर्जेंटीना में, और डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में ये शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति में किस मरुस्थल में पाई जाती है? इसका सही आंसर कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में जो है ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है, जिसको सैन लोक के नाम से भी जाना जाता है। कालाहारी रेगिस्तान में है। और इससे संबंधित जो देखें देश आते हैं उसमें साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, ये जो है देश से संबंध। तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा के पूर्वी तट पर बहने वाली जलधारा क्या नाम है? तो इस जलधारा का नाम देखें तो लैब्राडोर, यानी लैब्राडोर की जलधारा जो है यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट पर पाई जाती है। ध्यान रखें कि लैब्राडोर की जलधारा ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है जो कि यूएसए और कनाडा के पूर्वी तट पर बहने वाली जलधारा है। जबकि देखें जो फ्लोरिडा की जलधारा है ये भी अटलांटिक महासागर की ही धारा लेकिन गर्म जलधारा है। इसके बाद कनारी जलधारा देखें, यह अटलांटिक महासागर की भी जलधारा है, यानी सभी इसमें अटलांटिक महासागर धारा है तो ये ठंडी जलधारा है। एंटिलिस जलधारा देखें तो यह भी अटलांटिक महासागर के धाराओं में शामिल है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट पर बहने वाली जलधारा क्या? लैब्राडोर की जलधारा है जो कि ठंडी जलधाराओं के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद देखें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह बरेली में है, रायबरेली में नहीं बल्कि बरेली में है। इसको ध्यान दें, इसका जो अंग्रेजी में नाम कभी कभार पूछ देता था IVRI कहते हैं, यानी इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बरेली में है। कंप्यूटर वायरस है, सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर वायरस होता है, बहुत ही आसानी है। निम्नलिखित में कौन सा वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग देखें तो वायरस जो होता है इसमें रेबीज है जो कि देखें खूर वाले प्रजाति जिसमें कुत्ते, सियार इत्यादि आते हैं, रेबीज आता है इनके अंतर्गत। क्षय रोग जो होता है बैक्टीरिया से, यानी इसको TB, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज TB कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया जनित रोग है। यानी कहने का अर्थ है कि TB, काली खांसी और टाइफाइड ये बैक्टीरिया से होते हैं, क्यों रेबीज इसमें देखें तो ये वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोगों में कुछ और रोग देखना चाहें तो एड्स होता है, डेंगू ज्वर होता है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता और गलसो है, खसरा है, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस है,
यानी पीलिया जिसको नाम रेबीज है, मेनिंजाइटिस, हर्पीज इत्यादि जो होते वायरस जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से देखा 15 नंबर देखें, निम्नलिखित में से सागरमाला परियोजना का संबंध किससे नहीं है। ध्यान पूछ रहा है किससे नहीं, इसमें नहीं दिया है। तो इसमें नहीं डी वाला सागरीय प्रदूषण में कमी लाना है नहीं, जबकि इसका मेन उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण विकास है। यदि हाँ पूछता तो ये पहला प्रश्न बनता, लेकिन इसी के अंतर्गत इसके जो सब पार्ट है, तटीय समुदाय का विकास भी है और बंदरगाह संबंध औद्योगिक विकास इत्यादि इसमें शामिल है। तो नहीं पूछा है, इसलिए डी इसका आंसर है। नहीं को आप याद रखें, क्योंकि पीसीएस से भी जो 12 अक्टूबर को कराया था उसमें नहीं काफ़ी प्रश्नों की भरमार थे। जो नहीं का नहीं ध्यान रखा होगा उसके सारे प्रश्न गलत होने की संभावना बन सकती थी, इसलिए नहीं प्रश्न आयोग ज़्यादा पूछ रहा है। इसलिए नहीं को बहुत केयर से ध्यान रखते हुए आप सॉल्व करें, तभी जो इसमें आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखें, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका देखें, तो यह जो आपका है इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसका जो है शुभारंभ किया गया था। यह देखें तो स्वच्छ रसोई गैस महिलाओं के लिए आधारित था। स्वच्छ रसोई गैस से संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और यह उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ देखें तो 10 अगस्त 2021 को पीएम मोदी द्वारा ही उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किया गया था। प्रश्न देखा जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। पलाश है। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इस पर काफ़ी जो यूपी स्पेशल लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है, तो आप इस चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। 58 नंबर, क्रिकेट में कौन सा मद राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है। यानी इसमें पूछ रहा है होती है, सॉरी सम्मिलित नहीं है। तो सुरक्षा सेवाएं हैं, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला खर्च यानी व्यय भी शामिल, सरकार और जनता को निःशुल्क यानी प्रदत्त निःशुल्क सेवाएं इत्यादि यानी सब्सिडीज ये भी शामिल है, ये भी शामिल। शेयर इसमें शामिल नहीं है, तो 18 का देखें सम्मिलित नहीं में शेयर है। और प्रश्नों को देखा जाए इसमें, यानी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करें, सीधे सीधे जो है इसका आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखें इसमें जो आपका नेक्स्ट प्रश्न इसमें बनता है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो संविधान के भाग 4 में नहीं था। तो राज्य के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई। आयरलैंड के सिद्धांत से, लेकिन इसका सही आंसर जो है वह आयरलैंड है। अगला प्रश्न इसमें देखा जाए, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार के अधीन अंतर्गत आता है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण, जो कि देखिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत जो मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें 5 रीट जारी करते हैं। इस पर पूर्व के लेक्चर में हमने इस पर डिटेल में चर्चा कर लिया है, तो आप जाकर पूर्व के लेक्चर इस चैनल पर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर मूल अधिकारों का संरक्षण यानी डी आंसर हुआ। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी भाग का सदस्य नहीं है, किसी का भी सदस्य नहीं होता है। यानी संसद के देखें, संसद के दोनों सदनों में किसी सदस्य नहीं होने में देखा जाए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति यानी जो आपका है, तो इसमें केवल थर्ड प्रधानमंत्री हैं संसद, क्योंकि ये लोकसभा या राज्यसभा से जो व्यक्ति है वह भारत प्रधान भी बन सकता है। भारत के वित्त मंत्री भी जो होते हैं ये सदन के सदस्य होते हैं। संसद के अंतर्गत देखें तो आपके जो शामिल होते हैं, तो संसद के भाग के रूप में देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। संसद के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। तो सदस्य पूछा है कि किसी भी सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो भारत का राष्ट्रपति होता है। यह जो है सदस्य नहीं होता है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। लेकिन इसकी सदस्यता यानी इसकी योग्यता जो है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति। उसी प्रकार जैसे जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा, जैसे सी राधाकृष्णन जी 15वें उपराष्ट्रपति वर्तमान में हैं, तो वह जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा और पदेन देखें तो राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किए जाते, भारत का उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का सभापति बनता है। तो इसके लिए योग्यता जो होती है उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम यह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चलिए अगला प्रश्न देखें, यानी अगला प्रश्न इसमें आपको सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित किया था, सूचियों के नीचे गुट से उत्तर चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर देखा जाए जो है इसका सी होगा। सी का मतलब आप प्रश्न इसमें मैच करा सकते हैं 34-21 का मतलब हड़प्पा की जो खोज किए थे दयानंद साहनी जी किए थे 1921 में। सर्वप्रथम यही सभ्यता में प्रकाश डाला गया था, सबसे पहले यही सभ्यता आई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है दयानंद साहनी जी इसका उत्खनन करता है, खोज करता थे। हस्तिनापुर देखें तो ये 4 बीबी लाल जी ने इसका उत्खनन करता है, खोज करता है। और तक्षशिला देखें तो ये 2 यानी जॉन मार्शल ने कराया था। और कौशाम्बी देखें तो 1 GR शर्मा जी इसके उत्खनन करता है, खोज करता है।
चलिए अगला प्रश्न इसमें देखें, मंदिर और राज्य दिया है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा। आगे इसमें विकल्प दिया होगा, तो इसमें देखते हैं। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपका है सी CAB D, यानी पहले का सी होगा, दूसरे का ए, तीसरे का बी और डी चौथे का इसमें मैचिंग है। तो इसमें देखें, पहले सोमनाथ मंदिर सी मतलब गुजरात में है, और कामाख्या मंदिर असम में है, और रामनाथ मंदिर तमिलनाडु में, और महाबोधि मंदिर बिहार में है। जिस प्रकार से CAB D इसका आंसर सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न इसमें बनेगा, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर सी है, जयप्रकाश नारायण जी को जो लोकनायक की पदवी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्रह्मी लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो इसका सही आंसर ए है, पत्थर की पट्टियों पर जो है ब्रह्मी लिपि का प्रथम उत्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? पत्थर पड़ी पट्टियों से उत्वाचन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें सूची में दिया लेखक और रचनाएं उनका दिया है, तो यहाँ देखें कौन सा आंसर सही बनता है। यानी इसका सही आंसर जो है वो डी बनेगा। डी का मतलब यहाँ देख लिया जाए तो 2431 है। 2431 का मतलब ये हुआ 2431 भारवी देखें तो यह किराता अर्जुनी इनकी रचनाएं हैं, और हर्ष देखें तो यह रचनाएं नागा की हो जाएगी, और सी जो कालिदास देखें, और कालिदास का देखें तो यह मैच है, यानी मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास की रचनाएं हैं, और राजशेखर की देखें जो रचना इसमें है कपूर मंजरी है। यानी 2431 के अंतर्गत भारवी देखें तो यह 24 हो गया, यानी ए का 2 हो गया। हर्ष नागा ने रचनाएं की है, यह 4 हो गया, और 31 देखें कालिदास जो है मालविका अग्निमित्रम लिखे, और राजशेखर जो है कर्पूर मंजरी के लेखक यह रहे। अगला प्रश्न देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की असली अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका डी है, श्रीलंका के साथ असली सीमा नहीं बनाता है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के साथ भारत जो असली सीमा बनाता है, जलीय सीमा श्रीलंका के साथ भारत बनाता है। इसके बाद देखें, कल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर डी है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच जो है वो कुल्लू घाटी स्थित, जो कि पर्यटक स्थल है। अगला प्रश्न इसमें यह है कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि के क्या कहते हैं? तो इसका सी है, दोआब कहते हैं, यानी दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि उसको दोआब कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती तथा अरब सागर में गिरती है? तो इसका ये नर्मदा नदी है, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा, ताप्ती इत्यादि महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि देखें वो अरब सागर में पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इसमें गंगा देखें भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी भी ये देखें दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इनको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी देखें तो ये उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है और ये भी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर डी है। डी का मतलब जो है 2 तथा 3 इसमें सुमेलित नहीं है। यानी कहने का आशा ये हुआ कि इसमें देखें स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन संबंधित सही है, नीली क्रांति उर्वरकों नहीं बल्कि मछली उत्पादन से, पीली क्रांति अंडों के उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सरसों इत्यादि से संबंधित पीली क्रांति होती है। अगला प्रश्न देखें तो ये करा जनजाति और क्षेत्र है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ए ही इसमें सही हो जाएगा, यानी ए इसका सही है। यानी ए का मतलब 4 भील जनजाति मालवा क्षेत्र से है, और थारू जनजाति देखें तो ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। गोंड जनजाति देखें तो यह बस्तर क्षेत्र में है, और टोडा जनजाति जो है नीलगिरी यानी तमिलनाडु से संबंधित है। इसमें मिलान करना था, इनका मिलान जनजाति और क्षेत्र, इसको हमने देख लिया। इसका ए आंसर रहा, ए का मतलब ये आपका हुआ 4132 इसका सही आंसर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीपी कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पूछ रहा है तो ये बी हो जाएगा, एशिया है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा यही है, एशिया महाद्वीप है। अगला देखें, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका डी है, 1585 में जो है अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखा जाए यह है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो यह है प्राथमिक शिक्षा पर, यानी हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर किस में दिया? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था।
यानी इसमें करा निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखें। तो राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष आवश्यक पूरी होनी चाहिए, सही है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। इसके बाद राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये गलत है। जबकि डी देखें, ग्राम पंचायत में चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी ये सही है। यानी इसमें गलत आंसर जो सी हुआ। 18 का एक्सप्लेनेशन देख लें जो इसमें दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 173 ख के अनुसार राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष निर्धारित की गई। अन्य विकल्प सही इसमें थे। अगला प्रश्न देखा जाए तो भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, तो इसमें डी है मूल, अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को प्राप्त है। डी इसका आंसर सही हुआ। 20वां देखें, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है, यानी तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है, तो इसका डी है ऊर्जा के संरक्षण से। ऊर्जा के संरक्षण नियम समेत तापगतिकी का प्रथम नियम संबंधित है। 21 धातुओं का अवगुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है, तो इसका सी है, यानी तन्यता नाम है। जिससे धातुओं का गुण जिससे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वो तन्यता होती है। जिससे देखें गोल्ड है, यह काफ़ी तन्यता धातु है, जो खींच करके यानी शुद्ध जो गोल्ड है उसको चाकू से काटा जा सकता है। कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस पूछ रहा है, तो इसमें सी जो है कार्बन अक्रिय गैस है, जबकि रेडान, आर्गन, नियॉन जो कि देखें आवर्त सारणी के 8वें वर्ग में रखे गए हैं। आवर्त सारणी 18वें वर्ग में है। 18वां वर्ग जो है उसमें अक्रिय गैसें जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान और ओजी शामिल हैं। कार्बन देखें तो ये अक्रिय गैसों बल्कि सबसे सक्रिय गैसों में है, यानी इसके आधार पर कार्बनिक रसायन सबसे सक्रिय गैसों में शामिल है। तो पूछ रहा है कौन सा सक्रिय गैस नहीं, तो रेडान नहीं है, कार्बन नहीं है, नहीं पूछा है, कार्बन नहीं है। इसके बाद देखें इसमें सही उत्तर के साथ सूची फर्स्ट सूची को जोड़े मिलाना है, यानी विटामिन दिए गए और उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर देखें तो आपका जो होगा इसका आंसर जो है डी है। डी का मतलब यहाँ देखें ए का 3 का मतलब विटामिन B1 का जो वैज्ञानिक नाम है वो थायमीन है। और आपका जो है विटामिन B2 का देखें तो 4 राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B6 का जो नाम होगा वही पायरिडॉक्सिन्स है। और जो विटामिन B12 है इसका नाम देखें तो शेष बच रहा आपका 2, यानी साइनोकोबालामीन जो विटामिन B12 का नाम जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका सही मैचिंग विटामिनों का जो नाम रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम वो डी बन रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, मानव हृदय में कक्षों वलय की संख्या कितनी होती है, तो ये है 4 वलय होते हैं मानव हृदय में कक्षों, यानी चैम्बर 4 कक्षक होते हैं, ये 4 चैम्बर होते हैं। 25वां देखें, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ध्यान रखें राजकीय पुष्प पूछ रहा है। तो 25 जो आपका ए है टिश्यू, इसी को पलाश कहते हैं, ऊपर हमने देख लिया था, ये पलाश है, अंग्रेजी में टिश्यू कह देगा इसको, देखिए आप समझे। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है, तो 26 का एक ही, कथक जो है उत्तर प्रदेश कथकली पूछता है, कथकली होता तो ये केरला का हो जाता है, जब कथक पूछेगा तो ये शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश से संबंध है। कुछ प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देख लें, यानी पहले का एक्सप्लेनेशन, दूसरे का, तीसरे का, चौथे, यानी सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन दिया है। एक नज़र आप देखना चाहें प्रश्नों को देख सकते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन करके दिया गया है।